आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जेटेट 2026 की परीक्षाओं के लिए जो सीडीपी विषय से कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे। उसमें से एक प्रमुख अध्याय है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। एक शिक्षक होने के नाते हमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को विस्तार से समझना है, जानना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, ठीक, उनमें सीखने के दौरान क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रश्न इस बार के जेटेट 2026 में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में बदलाव किया गया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, जानिए। इसमें काफ़ी विस्तारपूर्वक दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम की अवधारणाओं के बारे में जैसे आप हमारी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और अनुभव और अभ्यास के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही ठीक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलती है। साथ ही हम अपने अनुभवों से, ठीक है, चाहे आप एक विद्यार्थी अपने परिवेश से, अपने परिवार के आसपास के वातावरण से, साथ ही जो शिक्षक हैं अपने शिक्षार्थियों से भी सीखते हैं और उनसे जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं। यानी वे शिक्षक भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो वैसे ही हम आगे जानेंगे कि अधिगम क्या है। आदतों, व्यवहार और दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाता है, यानी हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और अन्य चीज़ों को इसके बारे में जानते हैं। चलिए अभी हम लोग जानेंगे अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में। तो अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अधिगम की एक लक्ष्य होता है, ठीक है। एक लक्ष्य यानी हमें क्या करना है, यानी अगर हम शिक्षक हैं, हमें एक शिक्षक के रूप में ही सोचना चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं तो हम अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार से पढ़ने में मदद करेंगे, किस प्रकार उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो वैसे ही जैसे हमने थोड़ा देर पहले बात किया था कि सतत, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रयास है। वैसे ही इरादतन यानी जानबूझकर की गई प्रक्रिया, यानी हम अधिगम प्रक्रिया में हर चीज़ों को जानबूझ से करते हैं, नई चीज़ों को सीखने का कोशिश करते हैं। वैसे ही आगे है कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय यानी ये मानसिक और शारीरिक दोनों ही भागीदारी है। यानी कहने का मतलब है जब एक शिक्षार्थी यानी या एक विद्यार्थी जो शिक्षण प्रक्रिया में जाता है तो एक सक्रिय प्रतिभागी का रूप लेता है। यानी एक शिक्षक को उस बच्चे को हमेशा सक्रिय रूप से बना के रखना है, यानी मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तब जाके उसमें शिक्षण की प्रक्रियाओं को ज़्यादा अच्छा से वो कर सकता है। वैसे ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया करने का मतलब है कि ये प्रक्रिया ऐसी है जो उसको एक पार्टिकुलर विद्यार्थियों के ऊपर हम लोग देते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना अलग अलग है। यानी ये हमारा आ रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता, कि सीखने की गति हर विद्यार्थियों की अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी स्पीड सीखता है, कोई विद्यार्थी स्लो लर्नर्स है। तो सभी को एक साथ लेके हमें कक्षा परिवेश को सही ढंग से ढालना है। आगे है हस्तांतरणीय, यानी जब हम हस्तांतरणीयन करते हैं, यानी जो भी चीज़ बच्चे सीखते हैं या हम सीखते हैं तो अपने जीवन में अपने अनुभवों के द्वारा नई परिस्थितियों में भी उसको डालने का हम कोशिश करते हैं। साथ साथ पर्यावरण के संपर्क में आके हम अपने वातावरण को ढालने का कोशिश करते हैं। तो वैसे ही अब हम जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं। आगे हम कारकों के बारे में बात करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। अधिगम में सबसे पहले कारक है अधिगम और परिपक्वता, यानी आप लर्निंग कैसे करते हैं। परिपक्वता मतलब है आप कितने रूप से मैच्योर हैं, यानी आप में मैच्योरिटी कितना है। तो मैच्योरिटी जो है ये आनुवंशिक रूप से, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों रूप से आता है, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो आप अपने विद्यालयों में देखे होंगे, वे विद्यालय फास्ट लर्नर होते हैं। यानी फास्ट लर्नर होने का मतलब है वे विद्यार्थी कहीं न कहीं उनके जो आनुवंशिक रूप से उसके जो पूर्वज रहे होंगे वे भी फास्ट लर्नर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आनुवंशिक रूप से हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ठीक है वातावरण के साथ साथ सीखते हैं, यानी उनका अधिगम का प्रक्रिया अनुभव से होता है, ठीक है। वे अनुभव के आधार पे और अभ्यास के आधार पे एक स्लो लर्नर विद्यार्थी भी उसको प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ उदाहरण जैसे दिखा है, चलना परिपक्वता पर निर्भर है, दौड़ना अधिगम से निर्भर है। यानी चलना हमें क्या है, धीरे धीरे हम अपने नेचुरल प्रोसेस में आते हैं, लेकिन जो जैसे कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जो अच्छा रनर बनता है तो क्या करता है, एक अधिगम से, यानी एक दौड़ने का तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, साथ साथ उसमें अलग अलग क्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये उदाहरण है, यानी अधिगम और परिपक्वता। अब हम जानते हैं सीखने की तत्परता।
सीखने की तत्परता में शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और प्रेरक रूप से। शारीरिक रूप से मतलब है बच्चा कार्य करने में कितना सक्षम है, यानी सीखने में वो कितना रुचि लेता है। साथ ही बौद्धिक रूप से, यानी बौद्धिक रूप से बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पहले से लेसन को पढ़े रहते हैं या फिर जानकारी उनके पास है, तो उसमें क्या होता है, बस थोड़ा सा उनको एक क्लू दे दीजिएगा या थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिएगा, वो बौद्धिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों में होता है कि जो बच्चे कभी किताबों का अध्ययन भी नहीं करते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, सहूलियतें नहीं हो पाती। जैसे हम लोग ही मान लीजिए हम लोग अचानक आज जेटेट का तैयारी करेंगे, अगर हम पहले से इस टॉपिक को नहीं जानते तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम बिना अभ्यास का, बिना परिश्रम का, ठीक है, परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकते हैं। अब आता है प्रेरक, मानसिक रूप से रुचि और ऊर्जा। प्रेरक यहाँ पे एक मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं कि अधिगम का वातावरण क्या होना चाहिए। अधिगम का वातावरण ऐसा होना चाहिए यानी विद्यार्थी के अनुकूल हो या हमारे अनुकूल हो, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में हम खुद भी भाग लेते हैं और विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। इसीलिए कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम का वातावरण अच्छा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, हवादार कक्षाएं होनी चाहिए, बैठने का उचित स्थान होना चाहिए, बच्चे का जो विजिबिलिटी है, जो जिस बच्चे को कम दिखाई देता है तो उसको आगे बैठाना है। तो इन चीज़ों को आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के रूप में ध्यान देना है। साथ ही नवाचार, इनोवेटिव आइडिया, बच्चों में हमेशा एक नया इनोवेटिव आइडिया बताना है कि हमेशा नया। जब भी आप विद्यालय जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि कुछ नया चीज़ बच्चे सीखें, तब उसमें इनोवेटिव आइडिया आएंगे। अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज़ों के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बच्चों को बताएं। इसके अलावा संवाद और प्रेरणा। संवाद मतलब हम बच्चों से रेगुलर संवाद करते रहें, उनमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का समाधान सिर्फ शिक्षक ही कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक एक मोटिवेटर के रूप में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक शिक्षार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम जानते हैं अधिगम और प्रेरणा, यानी अधिगम को संचालित करने के लिए एक आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, अगर बच्चों के बीच में इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, अगर उसको करने की इच्छा नहीं आएगी, तो बच्चा में लर्निंग स्लो लर्नर हो जाएगा। और वही बच्चे अगर उसमें एक शिक्षक के द्वारा अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो विद्यार्थी फास्ट लर्नर हो सकता है, यानी उसमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी पढ़ने के वातावरण के साथ साथ एक शिक्षक के द्वारा दिया गया मोटिवेशन शिक्षार्थी के जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। चूँकि इस बार की जो नया सिलेबस हमारा बना है जेटेट में, इसमें इन चीज़ों का समावेश किया गया है। इन चीज़ों को एक शिक्षक होने के नाते, चूँकि नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, इसमें ये दिया गया है, NEP 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि एक शिक्षक को एक सक्रिय भूमिका रखना है और उनको विद्यार्थी के बारे में, क्लास मैनेजमेंट के बारे में, वातावरण के बारे में, हर चीज़ों के बारे में जानना है। इसीलिए आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी दिया गया है। तो बच्चे सीखते हैं अनुकरण के द्वारा या नकल करके। हम लोग कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हम बगल वाले के हैंडराइटिंग को देख लेते हैं और उनका हैंडराइटिंग हमारे हैंडराइटिंग से ज़्यादा सुंदर होता है, तो उस स्थिति में हमको लगता है कि हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चे को भी ऐसा लगता है कि अगर मेरा पड़ोस का बच्चा हमसे ज़्यादा सीख रहा है तो हमको भी उससे आगे बढ़ना चाहिए, यानी अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण के बारे में बंडूरा जी ने एक बताए थे, जिसके अवलोकनात्मक अधिगम के बारे में, इसकी 4 प्रक्रियाओं के बारे में बताया था, यानी ध्यान, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। इसके अलावा उसके अलग अलग प्रभाव के बारे में है, जिससे मॉडलिंग है। मॉडलिंग का मतलब होता है नवाचार को सीखना, ठीक है। इसके अलावा इनहिबिटिविटी है, डिसइनहिबिटिविटी है, यानी सीखना क्या नहीं सीखना। इसके बाद सामूहिक प्रभाव, यानी एक समूह के प्रभाव को इफेक्ट करता है। तो शिक्षक की प्रेरणा इसमें क्या है? शिक्षक की प्रेरणा है कि शिक्षक एक मोटिवेटर के रूप में कार्य करें और सकारात्मक रूप से बच्चों को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताए, एक आदर्श बने विद्यार्थियों का, तब जाके बच्चों में एक फास्ट लर्नर की भूमिका हो सकती है। एक स्लो लर्नर विद्यार्थी भी एक शिक्षक की प्रेरणा पाके वो या मोटिवेशन पाके वो फास्ट लर्नर बन सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं अवलोकनात्मक के द्वारा। अवलोकनात्मक में क्या होता है कि दूसरों को देखकर या समझकर या दोहराकर, ठीक है। तो बार बार जैसे किसी बच्चे को व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं या उच्चारण संबंधी दिक्कतें हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो दूसरा को देख के उसको लगता है कि बगल वाला विद्यार्थी या हमारा जो दोस्त है वो अच्छा करता है, तो उसको देखकर, उसको समझकर, उसको दोहराकर चीज़ों को जानने का कोशिश करता है। तो उसके क्या क्या चरण हैं
ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि अवलोकन के द्वारा अधिगम के चरण क्या। पहला है ध्यान। ध्यान मतलब कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी विद्यार्थी सबसे पहले देखता है कि वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं। उसके बाद में एक अवधारणा बनाता है, ये अच्छा ये स्पेलिंग हम नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन ये विद्यार्थी अच्छा से बोल पाता है, यानी एक उसके बारे में एक अवधारणा बनाता है। फिर उसको क्या करता है, उसका कॉपी करना शुरू करता है और फिर उसी को परिणाम मान के अपना चीज़ों को सुधारना शुरू करता है। तो ये अवलोकन को द्वारा यानी दूसरों को देखकर, समझकर और दोहराकर विद्यार्थी सीखते हैं। तीसरा है, हम लोग जैसे जानते हैं, आप सब जानते ही हैं थर्नडाइक के प्रिंसिपल्स को, जिसमें प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसमें थर्नडाइक ने बिल्ली को एक पिंजरा में बंद किया था, ठीक है। कहानी चूँकि सब जानते हैं तो कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें जानना है कि थर्नडाइक के द्वारा किन किन नियमों को लगाया गया था। थर्नडाइक के द्वारा अभ्यास का नियम, यानी बार बार अगर चीज़ों को दोहराते हैं तो हम उसमें पारंगत हो जाएंगे, ठीक है, अभ्यस्त हो जाएंगे और आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रभाव का नियम, यानी जब संतोषजनक परिणाम निकलता है, ठीक है, तो जब हमें सकारात्मक सहयोग मिलता है और हमने जो कोशिश किया उसका एक सार्थक या पॉजिटिव मिलता है तो हम उसमें क्या होता है, हम उसको हमारे लिए एक आत्म मोटिवेशन या स्व मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है, यानी हम आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये प्रभाव का नियम है। तत्परता का मतलब है सीखने के लिए आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कितने तैयार हैं। तो ये बताता है कि आपका तत्पर कितने हैं, ठीक है, यानी आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो आप जरूर सीखिएगा। यानी सबसे बड़ा है आपको मन से तैयार होना है, यानी जैसे अभी समय कम है लेकिन अगर आप चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से, ठीक है, आप जेटेट की परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। साथ ही आप आने वाले समय में एक अच्छे शिक्षक बनकर, ठीक है, समाज को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सहभागिता के द्वारा, सहभागिता का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यानी जो सबसे अच्छा है व्यावहारिक रूप से है और स्थायी रूप से है। उसके बाद है लाभ। क्या क्या लाभ है, एक सक्रिय अधिगम होता है, सहयोग होता है, आत्ममूल्यांकन होता है और समस्या का समाधान होता है। यानी जब बच्चे अपने सीखते हैं तो उसमें अपने आप जो परिवर्तन आता है वो स्थायी रूप से परिवर्तन आता है। उसका जो लर्निंग है, उसका जो अधिगम है वो परमानेंटली रह जाता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जिसको आग के बारे में नहीं पता है या गर्म पानी के बारे में नहीं पता है, अपना हाथ गर्म पानी में डाल देता है तो बाद में उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जहाँ से भी धुआं देखता है या भाप उठते हुए देखता है तो दोबारा गलती नहीं करता है, यानी वो जानता है कि यहाँ पे मैंने गलती किया, ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सक्रिय व्यावहारिक रूप से और स्थायी रह जाता है, ठीक है। और इसमें शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, समूह कार्य के रूप में रहता है, तैयार रहता है और प्रोत्साहन करता है। यानी समूह कार्य मतलब एक ग्रुप बना के बच्चों को परियोजना संबंधित कार्यों को दे सकता है, कोई प्रोजेक्ट लर्निंग हो सकती है, ठीक है, जिसमें बच्चों में सहभागिता का गुण आता है। साथ में बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, यानी आने वाले भविष्य में, ठीक है, अपने भविष्य के लिए तैयार होते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं जेरोम ब्रूनर के द्वारा बताए गए खोज आधारित अधिगम के द्वारा। तो जेरोम ब्रूनर जिन्होंने बताया स्वयं पर अन्वेषण कर उन्होंने समाधान को निकाला, उनका मानना है कि जब खोज आधारित कर, जैसे विज्ञान के शिक्षण में हमें खोज आधारित अधिगम में काम करना है तो इसमें क्या होता है, सक्रिय विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, साथ ही वो तर्कशील बनते हैं। तर्कशील का मतलब होता है कि ये इसका लॉजिक क्या है, तो बच्चों को खुद लॉजिक के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा ज्ञात से अज्ञात की ओर एक नई चीज़ों को खोज करते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, जैसे मैथ्स को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इन चीज़ों को वे कर सकते हैं। चलिए हम अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि समस्या समाधान द्वारा अधिगम। समस्या समाधान द्वारा अधिगम कैसे सीखते हैं, छात्र अपने पूर्व ज्ञान और विश्लेषण के द्वारा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी के दिमाग में पहले से बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, तो वे अपने पूर्व ज्ञान और विश्लेषण के आधार पे, ठीक है, समाधान खुद निकाल सकते हैं। तो समाधान निकालने के क्या चरण है, पहले चरण की बात करते हैं कि समस्या की पहचान करते हैं कि आखिर समस्या क्या है। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं कि कैसे हो सकता है, किन चीज़ों से इसको सुलझाया जा सकता है। और तीसरा है समाधान परीक्षण, यानी कोशिश करते हैं कि इस आधार पर हम कर सकते हैं। इससे क्या लाभ होता है कि उनको आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, और एक रचनात्मकता यानी एक क्रिएटिविटी बनने का मौका मिलता है, एक क्रिएटिव थिंकर्स बनता है, ठीक है, क्रिएटिव स्टूडेंट बन सकता है। यानी ऐसे विद्यार्थी हो सकता है आने वाले समय में एक वैज्ञानिक बने, एक लेखक बने, एक कवि बने, एक अच्छा वक्ता बने, ठीक है। तो ये चीज़ें समस्या समाधान द्वारा, तो एक शिक्षक को इसमें सहयोगी भूमिका निभाना है, एक प्रभावी भूमिका के रूप में निभाना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सार्थक अधिगम के बारे में। सार्थक अधिगम क्या है, पुरानी धारणाओं को
बदलाव कर नवीन या सार्थक ज्ञान का विकास करना को हम बोलते हैं सार्थक अधिगम। इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों को समझते हैं, साथ साथ विद्यार्थियों के साथ या शिक्षार्थियों के साथ संवाद करते हैं, ठीक है, और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, साथ में उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये शिक्षक की बहुत सारा भूमिका है, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि शिक्षक एक गाइड की भूमिका में रहता है, ठीक है, एक फिलोसोफर की भूमिका में रहता है। चलिए अब हम जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया के बारे में। चलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के दृष्टिकोण क्या क्या है। शिक्षण के दृष्टिकोण में अगर हम बात करेंगे तो व्यवहारगत रूपांतरण के लिए, यानी व्यवहार में परिवर्तन के लिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के लिए हम शिक्षण के कार्य करते हैं। उसका जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वांछित व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें सिद्धांत कौन सा आता है? अनुबंधन का सिद्धांत। अगर प्रश्न पूछे जाए कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण के व्यवहारगत रूपांतरण के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है? अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब है एक दूसरे के साथ के अंतःक्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं। तो ये कैसा होता है? शास्त्रीय अनुबंधन, जिसके बारे में पावलोव ने बताया था। पावलोव ने बताया था कि जैसे बाहरी उत्तेजना या प्रतिक्रिया के बारे में, पावलोव की प्रक्रियाओं के बारे में अपने बीएड या डीएलएड के कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जैसे घंटी बजती है तो वहाँ जो भी जानवर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में उसका लाट टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रचलन अनुबंधन, प्रचलन अनुबंधन में स्किनर आता है। स्किनर के द्वारा सहयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण के द्वारा अधिगम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षण में उपयोग, ठीक है, यानी जो व्यवहारगत दृष्टिकोण में आता है, इसमें शिक्षण का उपयोग प्रशंसा में प्रोत्साहन और पुरस्कार के द्वारा बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। और इसमें दंड बहुत कम उपयोगी है। बच्चों को मोटिवेशन के माध्यम से हम अपने शिक्षण प्रक्रियाओं को जारी रखते हैं और जिसमें सकारात्मक शिक्षण बनता है और ये शिक्षण परमानेंट रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुभव के द्वारा अनुभवों की संरचना के लिए शिक्षण, यानी जो हम शिक्षण प्रक्रिया है, बच्चे खुद से अपने सीखते हैं, अपने अनुभवों से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, वे सामाजिक संवाद स्थापित करते हैं, साथ ही वे समस्याओं को समाधान करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया को निभाते हैं, जिसमें एक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में रहता है। अब हम जानेंगे शिक्षण और अधिगम के दृष्टिकोण को। चलिए शिक्षण और अधिगम के दृष्टिकोण को अगर हम लोग जानेंगे तो एक शिक्षक के पास जो है ये शिक्षक केंद्रित, दूसरा है विषय केंद्रित और तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी 3 प्रकार के ये दृष्टिकोण है, अप्रोचेज है। शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक ज्ञान का स्रोत है। जब शिक्षक ज्ञान का स्रोत हो जाते हैं तो छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हम क्लास में चले जाते हैं और किताब को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ विद्यार्थी सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का ध्यान सिर्फ किताबों पर रहता है, न कि विद्यार्थियों के ऊपर में। जबकि एक शिक्षक होने के नाते आपको सभी विद्यार्थियों का अवलोकन करना है, ध्यान देना है, उनका अटेंशन देखना है कि बच्चे आपको कितना ध्यान दे रहे हैं या फिर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को कितना मतलब समझते हैं या आप उनको कितने समझा पा रहे हैं। तो अब बात होती है अनुशासन, सामग्री मूल्यांकन और शिक्षक नियंत्रित करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है कि कभी कभी होता है कि अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पूरे अटेंशन में रहे, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम उनको अटेंशन तो कर देते हैं लेकिन विद्यार्थी सीख नहीं पाते हैं। आपके डर से, कहीं आप उसको डांटेंगे या पीटेंगे उसके डर से वे सिर्फ शांत रहते हैं, लेकिन उसमें अधिगम नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ा है कि बड़ी कक्षा में व्यवहारिक है। अगर आपका क्लासरूम बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, आपके पास शिक्षकों की कमी है तो 100-150 विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों में रचनात्मकता नहीं आती है और विद्यार्थी एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में बस अपना खानापूर्ति कर लेते हैं। अब आते हैं विषय केंद्रित। विषय केंद्रित में जो पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण है, यानी जो पाठ्य पुस्तक में जो भी सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त मिलेगी, ठीक है। यानी इसमें विषय सामग्री पर जोर दिया जाता है, यानी एक सिलेबस को पूरा करना, एक करिकुलम पूरा करने में जोर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, मूल्यांकन। हम लोग मूल्यांकन में जो करते हैं, पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो विषय हैं उसी पर आधारित होकर हम मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को करते हैं। इससे लाभ यह होता है कि एक योजनाबद्ध होता है, ठीक है, यानी हमको सिलेबस को पूरा हो जाता है, साथ ही विषय को विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं।
लेकिन उसका एक सीमा है। सीमा क्या है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान है, ठीक है, और नवाचार का में इनोवेटिव हमको कम मिलता है। सिर्फ वही चीज़ पढ़ते हैं जो किताबों में लिखी है, हम किताबों से बाहर निकल नहीं पाते। लेकिन आधुनिक दुनिया, चूँकि अभी AI की दुनिया है, तो हमें अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलकर बच्चों को कुछ नए इनोवेटिव आइडिया करना चाहिए। तो इसीलिए अभी का जो अंतिम शिक्षण प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब हम विद्यार्थियों को क्या चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे हमें अटेंशन दें, कैसे एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में काम करें। तो इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें शिक्षण संवादात्मक हो, प्रयोगात्मक हो। यानी आप विद्यार्थियों से मिलिए, विद्यार्थियों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं को पहले जानिए, उनको क्या दिक्कत है, किन चीज़ों को दिक्कत है, ठीक है, उसको पर्सनल अटेंशन लीजिए। इसके बाद अब अभी जो हमारी प्रक्रिया है CCE, जैसा हम लोग जानते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत और समग्र होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। NEP 2020 भी यही बोलता है कि हमें जो भी शिक्षण प्रणाली है ये शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। इसमें क्या लाभ है कि इसमें रचनात्मकता बनती है, ठीक है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे फास्ट लर्नर बनते हैं, बच्चों को जो समझ में नहीं आते आपसे डायरेक्टली सक्रिय भूमिका के रूप में आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है, और इसका वातावरण लोकतांत्रिक है। जैसे एक लोकतांत्रिक समाज में आवाज़ उठाने का हक है, तो इसी प्रकार एक विद्यार्थियों को भी अगर आपके चीज़ों को आप में कमियां हैं, एक शिक्षकों में कमियां हैं, तो खुद कमियों को दूर करके, ठीक है, विद्यार्थियों की समस्याओं को निराकरण करना चाहिए, जिससे सहयोगात्मक वातावरण बनता है और आने वाले भविष्य में बच्चे एक देश के सशक्त नागरिक बनकर उभरेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उसे हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल्स का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी, और आने वाले समय में जेटेट से संबंधित ऐसी बहुत सारे वीडियो आपको लेके आएंगे और क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी आपके लिए लेते आएंगे। तब तक हमारे चैनल से बना रहिए। धन्यवाद।